नवंबर के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। इस लॉकडाउन की अवधि में आप सभी नवंबर के विद्यार्थी घर पर विद्यार्थी के जीवन के अनुरूप जो समय होता है उसका आप लोग सही ढंग से सदुपयोग कर रहे होंगे, यह हमारा विश्वास है। आप सभी विद्यार्थी अपने विषय वस्तु का भली भांति अध्ययन करें, यह हमारा निर्देश है। जो भी गृह कार्य देते हैं उसको स्मरित करें, उसका स्मरण करें। फेर के कॉपी सुंदर अक्षर में उसको तैयार करें, लिखे। साथ ही आप पाठ्य पुस्तक का जो पाठ हम पढ़ाते हैं उसका सही ढंग से उच्चारण करें, भावार्थ समझें, शब्दार्थ याद करें, प्रश्नोत्तर याद करें और बढ़िया से बढ़िया ढंग से विषय का अध्ययन करें। पिछले बार हम लोग वर्ग नवम विषय संस्कृत पाठ चतुर्थ कल्पतरुः का प्रश्न संख्या 5 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 को समझने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 में यह लिखा हुआ है कि स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पद का मतलब क्या होता है? मोटा पद। जो प्रश्न में नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक ऐसा पद है जो मोटा पद है, अर्थात डार्क ब्लैक होगा, गहरा काला रंग का होगा या लाल रंग से छपा हुआ है तो वो डार्क रेड होगा, चाहे डार्क ब्लैक होगा, चाहे जो कलर। तो ऐसे पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है, अर्थात इस जो स्थूल पद है उसको हटाकर आप वाक्य के सार्थकता के अनुसार ऐसे प्रश्न सूचक शब्द का चुनाव कीजिए जिससे कि यह वाक्य हमारा प्रश्न में बदल जाए। उदाहरण, मैं बैरगनिया में रहता हूं। तो बैरगनिया के नीचे बैरगनिया अगर क्या स्थूल पद है तो बैरगनिया की जगह पर आप कौन सा प्रश्न सूचक शब्द का चुनाव कीजिएगा? तो क्या लिखिएगा? मैं कहाँ रहता हूं। कहाँ शब्द कुत्र। ठीक इसी तरह से ये प्रश्न है। अब देखिए, अब प्रश्न में आगे प्रश्न संख्या 6 के क में लिखा हुआ है कि तरोः कृपया सपुत्रम अप्राप्नोत्। तरोः कृपया सपुत्रम अप्राप्नोत्। यह अप्राप्नोत् शब्द जो है, अप्राप्नोत् शब्द धातु, यह कौन लकार में है? यह लंग लकार भूतकाल में है ना? स के साथ क्रिया के शुरू में, प्रारंभ में और अंत में त का प्रयोग करते हैं। तो वृक्ष, तरोः माने वृक्ष, षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। वृक्ष तरु की कृपा से उसने पुत्र पाया, पुत्र प्राप्त किया। तो तरोः जो है यहाँ स्थूल पद है, तरोः को हटाना है और वाक्य के सार्थकता के अनुसार प्रश्न सूचक
शब्द का हमें चुनाव करना है। तो ये देखिए, तो यहां पर दिया हुआ है तरोह शब्द के जगह पर आप दे दीजिएगा किसकी, कस्य। इसका उत्तर क्या हो गया, कस्य, किसके। ठीक है, अब देखिए सहकल्प प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे सहकल्पतरवे न्यायवेद्यत, सहकल्पतरवे न्यायवेद्यत, है ना, उसने कल्पतरु, है ना, कल्पतरु से निवेदन किया, है ना, उसने कल्पतरु, है ना, के निवेदन किया। तो इसमें कल्पतरवे की जगह पर आप चुनाव कीजिए, करेंगे कसमई। क शब्द के आप शब्द को याद करेंगे तो जिस विभक्ति में यह होगा, जिस वचन में होगा उसी विभक्ति उसी वचन में इसका प्रयोग होगा। जैसे ये जो है आपको खष्टी विभक्ति 7 के क में दिया हुआ तरोह शब्द खष्टी विभक्ति एक वचन में है, तो क शब्द में खष्टी विभक्ति एक वचन में क्या लिखे, कस्य, है ना। अब देखिए धन निश्चया प्रश्न संख्या 7 के ग में देखिए धन निश्चया को अपि दरिद्रः नातिष्ठत्, धन निश्चया को अपि दरिद्रः नातिष्ठत्। इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी तो समझना आवश्यक है इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए। जब तक हिंदी नहीं समझेंगे इस तरह के प्रश्न को आप हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार कहते हैं आप लोग कि चैप्टर को समझिए, चैप्टर को समझिए, शब्दार्थ याद कीजिए, भावार्थ याद कीजिए, तब आपके लिए प्रश्नोत्तर आपको बहुत ही हल्का हो जाएगा। तो हिंदी इसका होगा धन की वर्षा से, धन निश्चया स्थूल पद है यहाँ, धन निश्चया धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र नहीं हुआ, नहीं रह गया, धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र नहीं रह गया। आप बताइए जहां धन की वर्षा होगी है तो वहां कौन गरीब रहेगा, कौन निर्धन रहेगा, सब अमीर हो जाएगा, है ना। उस कल्पतरु की दया से आसमान से धन की वर्षा हुआ और सब अमीर हो गए, जितने भी गरीब थे सब अमीर हो गए, है ना। तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन में है, धन निश्चया तृतीया विभक्ति एक वचन में, क शब्द के तृतीया एक वचन में जाएंगे तो क शब्द के तृतीया एक वचन में आए होगा कया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे घ में, प्रश्न संख्या 6 के घ में दिया हुआ है कल्पतरु पृथिव्यां धनानि अवर्षत्, कल्पतरु पृथिव्यां धनानि अवर्षत्। हिंदी इसका रूपांतरण क्या होगा, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। पृथिव्यां कौन विभक्ति कौन वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहां लिखेंगे कहां धन की वर्षा की, पुत्र। अब आइए प्रश्न 6 के अंक में, प्रश्न संख्या 6 के अंक में लिखा हुआ है जीवानुकंप्या जिमुत्वाहनस्य यशः प्रासरत्। जीवानुकंप्या में, जीवानुकंप्या जो स्थूल पद है यहाँ, जीवों की अनुकंपा से, जीवों पर कृपा करने से जीवुत्वाहन का यश फैल गया। आप किसी का कल्याण करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये जीवुत्वाहन ने
प्रजा का कल्याण किया, इसलिए उनका यश दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, है ना। तो जीवों पर अनुकंपा, जीवों की अनुकंपा से, जीवों की कृपा से, है ना, जीवोद्धार ने प्राणियों की भलाई की, इसलिए उनका यश फैलते गया। तो यहां पर ये जो है जीवानुकंपिया, कौन विभक्ति कौन वचन में? तृतीया विभक्ति एक वचन में, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या उत्तर होगा? गया, है ना। आप सभी विद्यार्थी भली भांति इस प्रश्न को बनाने के लिए सीख गए होंगे, कैसे बनता है यह प्रश्न, इस प्रश्न को हल किस प्रकार करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। हम सरल से सरल ढंग से आसान ढंग से, यह हमारा प्रयास होता है कि हम जिस, है ना, विद्यार्थी को एकदम आसान ढंग से जैसे समझ में आए उस तरह से हम समझाते हैं। तो यह प्रश्न आप लोग समझ गए। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 के क में। आप पुस्तक से प्रश्न देखिए, बोर्ड पर हम नहीं लिख रहे हैं प्रश्न 7 को, पुस्तक से आप देखिए, पुस्तक को खोलकर, अभी तक अगर पुस्तक आप नहीं खोले हैं तो पुस्तक को खोल लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 7 के क में लिखा हुआ है यथास्थानं समासं विग्रहं च कुरुत। यथास्थान में समास का विग्रह करे। क्या लिखा हुआ? विद्याधरणं पतिः, विद्याधरणां पतिः, दोनों को जोड़ देंगे तो एक समास बनेगा विद्याधरपति, है ना। समास किसे कहते हैं? जब दो पद अपने कारक के चिन्हों को छोड़कर एक पद में बदल जाते हैं तो उस एक पद में मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। तो विद्याधराणां पति, दोनों को जोड़ेंगे विद्याधरपति हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है रिक्त स्थान गृहोद्याने। अब इसका समास विग्रह करना है। समास विग्रह हो तो हो, अगर प्रश्न में होगा तो समास करना है, अगर समास होगा तो समास विग्रह करना है, ठीक है। तो इसमें इस प्रश्न 2 में दिया है समास दिया है, आपको समास विग्रह करना है, अलग अलग करना है। गृहोद्याने, इसका समास विग्रह करेंगे गृहस्य उद्याने। 3 में दिया हुआ समास विग्रह नगानाम इंद्रः, तो इसका समास हो जाएगा नागेंद्रः। 4 में दिया है समास दिया है, आपको समास विग्रह करना है परोपकारः, तो परोपकारः का समास विग्रह होगा परेषां उपकारः। 7 के अंतिम प्रश्न 5 जीवानाम अनुकंपया, इसमें क्या है? समास है कि समास विग्रह है? इसमें समास विग्रह है, आपको समास करना है। तो दोनों को जोड़ेंगे, जीवानाम और अनुकंपिया को जोड़ेंगे तो दोनों के मिलने से जीवानुकंपिया शब्द बनेगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 के क तक हमने आज अध्ययन किया। कल हम लोग नहीं, ये भी प्रश्न पढ़ लीजिए। ये तो क्या है कि आपको प्रत्यय से संबंधित है, रहने दीजिए। हम कल जो है इसको थोड़ा विस्तृत ढंग से हम आप लोग को समझाएंगे। इसमें थोड़ा विशेष रूप से इसको समझाना पड़ेगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 के क तक अध्ययन किया। कल प्रश्न संख्या 7 के ख अध्ययन करेंगे और कल यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग घर पर सुंदर अक्षर में गृह कार्य के रूप में
इस प्रश्न को लिपिबद्ध करेंगे और साथ ही याद करेंगे। यह आज का गृह कार्य होगा। ठीक है।